एक ऐसा ब्रांड जो 150 साल तक अमेरिकन किचन का हिस्सा था। स्कूल के राशन से लेके आर्मी के राशन तक, घर के किचन से लेके रेस्टोरेंट के किचन तक एक नाम जरूर था, डेल मोंटे। डेल मोंटे की कहानी किसी एमबीए बिजनेस केस स्टडी से कम नहीं है। इसमें बिजनेस दुनिया के लिए बड़े लेसन थे, कुछ डिसीजंस जो सही थे एंड कुछ बड़े ब्लंडर्स थे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेगेसी की कहानी से। डेल मोंटे ब्रांड की शुरुआत 1886 में एज अ प्रीमियम कॉफी ब्लेंड के रूप में हुई कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में उस टाइम में फूड इंडस्ट्री में अपने चैलेंजेस थे। कैलिफोर्निया रीजन एक्चुअली फार्मिंग के लिए बहुत सुटेबल था। उसका जो लैंड एंड क्लाइमेट था वो फ्रूट फार्मिंग के लिए तो बहुत परफेक्ट था, बट एक मेजर इशू था। कैलिफोर्निया में जो फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, एप्रिकॉट, टोमेटोज या फिर पीचेस, उसे कंट्री के दूसरे हिस्सों में पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स या फिर कोल्ड चेन फैसिलिटीज इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। नतीजा, फूड डिलीवरी से पहले ही खराब हो जाता था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, जिसका नाम था कैन फूड्स, जिसमें फ्रूट्स में प्रिजर्वेटिव डाल के उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा रहा था एंड उसे सील पैक करके कंट्री के दूसरे हिस्सों में डिलीवर करना आसान हो गया। डेल मोंटे ने ये मार्केट के प्रॉब्लम को भी समझा और जो न्यू सॉल्यूशन मार्केट में आया है उसे भी अर्ली अडॉप्ट किया। नतीजा, डेल मोंटे ने अभी अपना बिजनेस पाइवोट किया कैन फूड्स में एंड वहीं से ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हुई। लेसन नंबर 1, जो ब्रांड किसी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करता है उसे ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, सिर्फ इनोवेशन से नहीं बट एग्जीक्यूशन से। डेल मोंटे ने कैन फूड्स में सिर्फ अपना कदम नहीं रखा, बल्कि धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम बना लिया। अपने खुद के फार्म्स, प्रोसेसिंग प्लांट, पैकेजिंग यूनिट्स, यहाँ तक कि जो फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो खुद से ग्रो करने लगे ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। एंड ब्रांडिंग तो लाजवाब थी। उनका स्लोगन था गार्डन क्वालिटी। ये एक ट्रस्ट का सिंबल बन चुका था लोगों में। जब भी वो टीवी पे अपना एडवर्टाइज करते थे तभी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, बल्कि एक मॉडर्न अमेरिकन लाइफस्टाइल का इमोशन बेच रहे थे, जिसमें बात हो रही थी हेल्थ की, फैमिली की एंड कन्वीनियंस की। लेसन नंबर 2, ऑपरेशन से क्वालिटी बनती है, लेकिन ब्रांड तभी बनता है जब आप कंज्यूमर के दिल से कनेक्ट करो। डेल मोंटे के ग्रोथ को 20th सेंचुरी में बड़ा बूस्ट मिला, जब भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। डेल मोंटे ने यूएस आर्मी को कैन फूड सप्लाई किए एंड वॉर के बाद अमेरिका वैसे भी ग्रो हो रहा था, तो लोगों में कन्वीनियंस फूड का बड़ा क्रेज था। डेल मोंटे ने ये सारा डिमांड पूरा किया। साथ ही में 1950 के बाद उन्होंने अग्रेसिव एक्सपेंशन चालू किया, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें थे सॉसेसेस, सूप्स, फ्रूट कॉकटेल्स। अब हर अमेरिकन घर में डेल मोंटे का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 1970s के बाद, जब भी एक के बाद एक कॉर्पोरेट डील्स का सिलसिला चालू हुआ। 1979 में आरजे रेनॉल्ड करके एक टोबैको मेकिंग कंपनी ने डेल मोंटे में अपना शेयर लिया। उन्होंने ये शेयर डाइवर्सिफिकेशन के लिए लिया था, लेकिन एक सिगरेट मेकिंग कंपनी ने कैन फूड्स में क्यों इन्वेस्ट किया, ये सोच के कंज्यूमर्स के दिमाग में ब्रांड के आइडेंटिटी के लिए क्वेश्चन मार्क बन गया। एंड सिलसिला यहीं तक खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी कंपनी ने कई एक्विजिशंस और कॉर्पोरेट डील्स किए। नतीजा, कंपनी के लोन्स बढ़ गए लेकिन रेपुटेशन कम हो गई। लेसन नंबर 3, जब भी ब्रांड अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता है तो लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है एंड ट्रस्ट खोने के बाद ये लेगेसी सिर्फ एक लेबल बन के रह जाती है। 2000 तक स्टोरी में डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। अभी कंज्यूमर टेस्ट भी चेंज हो रहा था। मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी अब सवाल खड़े कर रहे थे, ये प्रोडक्ट फ्रेश तो है ना, ऑर्गेनिक तो है ना, इसमें एडेड शुगर तो नहीं है ना। एंड ये सारे सवालों के बीच कैन फूड्स का क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा था। वहीं पे सुपरमार्केट जैसे वॉलमार्ट और टारगेट ने अपने खुद के प्राइवेट लेबल स्टार्ट किए, सेम कैटेगरी, बेटर पैकेजिंग एंड लो प्राइसेस। नतीजा, डेल मोंटे का डिमांड धीरे धीरे कम होता गया। ऊपर से लोन का प्रेशर बढ़ रहा था, इसके वजह से इनोवेशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे। डेल मोंटे ने स्टिल ट्राई किया, एक यूथ फ्रेंडली प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया जिसका नाम था जोइबा बबल टी। जेनजी ने इस प्रोडक्ट को पसंद तो किया, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था, प्रोडक्ट स्केल नहीं कर पाई। लेसन नंबर 4, कभी आप ट्रेंड सेटर थे इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा रिलेवेंट रहोगे। हर नए वेव के लिए आपको नई थिंकिंग की जरूरत है। इस सब प्रेशर के बीच में कंपनी ने 2023 में डेट रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की। कुछ लेंडर्स खुश नहीं थे। नतीजा, लॉसूट फाइल हुआ। कंपनी को बड़ा इंटरेस्ट बर्डन आ गया और उसके वजह से कंपनी का क्रेडिट रेटिंग भी कम हो गया और सप्लायर्स भी अभी धीरे धीरे सपोर्ट करना कम कर रहे थे। सेल्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है और बिजनेस डूब रहा है। एंड फिर आया वो दिन
2 जुलाई 2025 कंपनी ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल किया। ये चैप्टर 11 बैंकरप्सी है क्या? ये कोई क्लोजर नहीं है। कंपनी ने कोर्ट के थ्रू अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान बनाया, जिसमें वो अपने कुछ असेट्स बेच रहे हैं, कुछ ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, कुछ नए इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं। कंपनी रिवैम्प होने की कोशिश कर रही है। लेसन 5, बैंकरप्सी कोई फेल्यूर नहीं है। इसे सही टाइम पे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो ये रिस्टार्ट बन सकता है। ये समझना जरूरी है कि जो बैंकरप्सी फाइल किया है वो डेल मोंटे फूड्स यूएस कंपनी ने फाइल किया है, बट उसका पेरेंट कंपनी डेल मोंटे पैसिफिक लिमिटेड, ये फिलीपींस कंपनी अभी भी स्टेबल है। ये थी डेल मोंटे की कहानी। क्या आपको लगता है ये फिर से रिवैम्प हो पाएगी या नहीं? कमेंट्स में जरूर लिखना। एंड और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।